अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को, जिसमें हमारे पास रह गया है जो पोर्शन हमारा, वो है इक्विटी फाइनेंसिंग का। हमने कहा था कि हमारे पास लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में दो सोर्सेज हैं मेजर। एक हमारे पास डेट फाइनेंसिंग है और एक इक्विटी फाइनेंसिंग है। डेट में हमने कहा कि हमारे पास फाइनेंशियल लीज, बैंक लोन्स वगैरह शामिल हो जाते हैं, जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाते हो और देख सकते हो कि हमें बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए कितने पैसे चाहिए। ठीक है, कौन से एसेट हमने परचेज करना है, कितने सालों के लिए हमें जो है ना उसके लिए लोन लेना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एक्सपेंशन करनी हो तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने लिए पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं कि हमने लोन कहाँ से लेना है। ठीक है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, या फिर अगर एक एसेट है जो हमें परचेज नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, लीज पे ले लेते हैं और फिर उसकी रेंटल पेमेंट्स करते रहते हैं। आज हमने देखना है कि इक्विटी फाइनेंसिंग जब हम बैलेंस शीट में देखते हैं तो हमारे जो है ना बैलेंस शीट के राइट साइड पे क्या होता है, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। तो लाइबिलिटीज तो हमने कवर कर लिया कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमारे पास आ जाते हैं। अब हमारे पास आ जाता है इक्विटी साइड। तो इक्विटी साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास हमारे जो है ना प्रेफर्ड शेयर आ जाते हैं, कॉमन स्टॉक आ जाता है, इसके अलावा रिटेन अर्निंग्स आ जाती है। रिटेन अर्निंग्स हमें कहा था कि जब हम क्या करते हैं कि अपना इनकम स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो वहां पे हमारे पास जो बच जाता है हमारा इनकम, हम उसमें से दो हिस्से करते हैं उस अपने इनकम के, क्योंकि वो हमने बिजनेस से ऑपरेशन से अर्न किया होता है। तो जब हमारे पास नेट इनकम आ जाता है तो दो हिस्सों में जब हम उसको तकसीम करते हैं तो एक हमारे पास डिविडेंड में चला जाता है, जो हमने कहा था कि शेयर पे एज ए प्रॉफिट दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, जबकि दूसरा पोर्शन हमारे पास रिटेन अर्निंग की सूरत में बिजनेस में मौजूद होता है कि हमारे फ्यूचर में जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स होंगी हम उसको क्या करेंगे, बजाय इसके कि बार बार किसी से लोन लें या शेयर्स इशू करें, हमारा बिजनेस भी तो एक काम कर रहा है, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसी अमाउंट को क्यों ना यूटिलाइज करें, जिसके ऊपर हमें ना कोई जो है ना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ना ही हमें जो है ना किसी को ओनरशिप बिजनेस में देनी पड़ेगी। तो एक तो सोर्स हमारे पास ये हो जाता है। एक हमारे पास हो जाते हैं इशूइंग शेयर्स फॉर कैश, कि सिंपल कॉमन स्टॉक शेयर हम जो है ना इशू कर देते हैं, जिसके बदले में हम जो है ना क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया। अगर कंपनी ने प्रॉफिट अर्न नहीं किया तो हम उसके बदले में कोई भी जो है ना उसको डिविडेंड पे नहीं करते जब तक कंपनी प्रॉफिट अर्न करना शुरू ना कर दे। जहाँ पे हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक की बात आ जाती है तो वहाँ पे नाम से ही शो हो रहा है कि प्रेफर्ड या प्रेफरेंस शेयर्स, कि इसमें थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती है शेयर होल्डर्स को कि आपने उनको क्या करना होगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी पे करना होगा, और उसके साथ साथ अगर आप जो है ना पेमेंट नहीं कर पाते एक साल की, तो अगले साल पे फिर आपने डबल पेमेंट करनी होगी। कि लेट से इस साल आप उसको जो है ना 2 रुपए डिविडेंड देने वाले थे और नहीं दे पाए, आपने अर्निंग नहीं की, तो अगले साल अब आप जो है ना 2 रुपए नहीं दोगे बल्कि 4 रुपए दोगे, कि अगले साल के भी 2 रुपए। सो कंपनी क्या करती है कि प्रेफरेंस शेयर्स जब इशू करती है तो उस पर हमने कहा कि अगर कंपनी जो है ना क्या करती है, एक साल में प्रॉफिट अर्न नहीं करती, तो वो क्या करेगी, उसको अगेन अगले साल रीपेमेंट करेगी, प्रीवियस साल की भी, और इस साल की डिविडेंड भी पे करेगा। जहाँ पे हमारे पास कॉमन स्टॉक की बात आ जाती है तो वहाँ पे कंपनी बाउंड नहीं है उसके लिए। कंपनी ने इस साल प्रॉफिट अर्न किया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसको पे कर देगी। अगले साल उसने प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कोई डिविडेंड पे नहीं करेगी। तीसरे साल उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया, डिविडेंड पे कर रही है, तो इसमें वो दूसरे साल का डिविडेंड ऐड नहीं होगा, जस्ट उसी थर्ड साल का जितना डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वही जो है ना हमारे जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होंगे या शेयर होल्डर होंगे उन्हीं को पे किया जाएगा। तो ये तीन हमारे पास जो है ना इक्विटी सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है ना रिटर्न अर्निंग के बारे में इन्होंने आपको बताया हुआ है कि रिटेन अर्निंग क्या बताता है कि आपके पास जो है जब टैक्सेस वगैरह हट जाते हैं हमारे, जब हम बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, तो इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि सेल से स्टार्ट करते हैं, क्या कंपनी ने कितने सेल्स किए, फिर उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं कि कंपनी ने जितना खर्चा किया था उन चीज़ों को बनाने पे, वो माइनस करते हैं।
जब हम उसको माइनस कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे पास बचता है ग्रॉस प्रॉफिट, कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट हमने कितना कमाया उससे। उसमें से हम माइनस करते हैं फिर अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि जो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ बैठा हुआ था, उन सब के खर्चे हम उससे माइनस कर देते हैं। जब हम उनके एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास बचता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको हम ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। उसमें से फिर हम क्या कर लेते हैं कि अब इंटरेस्ट जो हमने पे करना होता है, जो हमने लोन लिए होते हैं, वो इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास बच जाती है हमारी अर्निंग बिफोर टैक्सेस। सो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसमें से टैक्सेस चार्ज करती है हमें एक स्पेसिफिक रेट, हम वो टैक्सेस जो है ना उससे अपने इनकम से रिड्यूस कर देते हैं, तो हमारे पास बच जाता है हमारा नेट इनकम। सो ये नेट इनकम कह रहा है कि ये जो हमारे पास बचा, इससे ऑलरेडी हमारे पास टैक्स डिडक्ट हो चुका है और फिर उसके बाद बचा हुआ है। और कहता है कि हम उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे कर चुके होते हैं, कि प्रेफरेंस वालों को उसका डिविडेंड भी हमने पे किया होता है। सो कहता है कि which is sacrificed by equity shareholders and is plowed back into the company to reinvest these in the core business operation, such as paying off the debt obligation और परचेजिंग कैपिटल एसेट्स, कि उसने उसमें डिविडेंड सब कुछ पे कर दिया था, फिर उसके बाद जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स थे उन्होंने कुछ नहीं लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि ठीक है कंपनी में उन अमाउंट को रख दो, हम क्या कर लेते हैं कि जितना हमें मिला उसी पे गुजारा कर लेते हैं, बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास पड़ा रहे, वो हम क्या करेंगे अपने कर्जे अदा करने के काम आएगा। और अगर हमें कभी कोई एसेट खरीदना हुआ तो कर्जे के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि अपने ही पैसों से उसको परचेज कर लेंगे। सो इसी के बेसिस पे हम कहते हैं कि हम जो है ना अपने रिटेनिंग अर्निंग को इस्तेमाल करते हैं। फिर कहता है कि जहां पे हमारे पास कंपनी क्या करती है अपने प्रॉफिट्स को रिटेन करती है, वो पोर्शन क्या करता है कि उसके इक्विटी रिजर्व्स के लिए भी उसने रखा होता है, जिसके बेसिस पे इसने क्या कहा कि व्हेन कंपनीज रिटेन प्रॉफिट इन बिजनेस, द इंक्रीज इन रिटेन प्रॉफिट एड्स टू इक्विटी रिजर्व्स, द रिटेन अर्निंग इन प्रिंसिपल इज रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड फर्दर ग्रोथ इन द प्रॉफिट, कि वही जो कारोबार में आपने मुनाफा कमाया था वही पैसे बिजनेस में कैलकुलेट रिसाइकल हो रहे हैं, ठीक है कि आप दोबारा से उसको रिसाइकल कर रहे हो, कि जो पैसे कमाए उसको दोबारा कारोबार में लगाओ, फिर मजीद उससे प्रॉफिट बनाओ। तो एक साइकिल की तरह आप उसको मूव कर रहे होते हो, कि आप जो है ना उन पैसों को बिजनेस से नहीं निकालते, बल्कि वही पैसे कारोबार में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो इसलिए कहता है कि जब हम क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल रिटेन अर्निंग से जो है ना इंक्रीज करते हैं, तो पहली बात मैंने आपको क्या कहा कि आपको जो है ना जब इन्हीं जब हम रिटेन अर्निंग के साथ इसको कंटिन्यू करते हैं तो क्या हो जाता है, कहता है कि वन न्यू इक्विटी इज रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स, देयर आर लार्ज एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद द कॉस्ट ऑफ इशू। व्हेन इक्विटी इज इंक्रीज्ड थ्रू रिटेन अर्निंग्स, देयर आर नो इशू कॉस्ट बिकॉज नो न्यू शेयर इज इशू। क्योंकि जब हम शेयर इशू करते हैं तो हमने क्या कहा कि हम जो है ना उसको एक्स्ट्रा जो है ना डिविडेंड वगैरह पे करेंगे, ओनरशिप हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन जब हमने जो है ना शेयर्स इशू नहीं किए और अपने ही पैसे कारोबार में सर्कुलेट किए, तो उसका फायदा क्या हुआ कि हमें जो है ना कोई उसके ऊपर कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही, लेकिन जो हमारे मुनाफा था वही इस्तेमाल हो रहा है, हमारे पैसे हमारे कारोबार में ही इस्तेमाल हो रहे हैं। सेकेंड हमने कहा कि द फाइनेंस इज रेडली अवेलेबल विदाउट हैविंग टू प्रेजेंट अ केस टू अ बैंक और न्यू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिटेंशन ऑफ अर्निंग, कि ना हमें नए शेयर होल्डर्स की जरूरत पड़ रही है कि हम उसके लिए अप्रूवल लें कि जी हम जो है ना नए शेयर इशू करना चाहते हैं, या फिर हम बैंक के पास जाएं और उसको जो है ना इंटरेस्ट पे करें उसके बदले में। तो उन मसलों से हम बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं और आसानी से जितने हमारे पास ज़रूरत पड़ती है पैसों की, हमारे पास अपने सोर्सेज मौजूद हैं, किसी भी वक्त उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और हम उसका बेनिफिट हासिल कर लेते हैं। सो कहते हैं कि हाउ एवर देयर आर मे बी लिमिट टू द अमाउंट ऑफ अर्निंग्स अवेलेबल टू फॉर रिटेंशन, देयर आर थ्री मेन रीजन, कि हमारे पास कुछ लिमिट्स भी है। अब आप ऐसा भी नहीं हो सकता कि सारे के सारे पैसे अपने पास रखना शुरू कर दो, ठीक है। सो आपके पास सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें कंपनी क्या कर सकती है कि ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करती, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि अर्निंग कैन ओनली बी रिटेन इफ द कंपनी इज प्रॉफिटेबल। तो जब कंपनी लॉसेस में जा रही है तो फिर कहाँ से पैसे लाओगे, फिर तो आपके पास पैसे नहीं है ना, तो फिर तो आपको जाहिर सी बात है शेयर इशू करने पड़ेंगे, या फिर आपको जो है ना क्या करना पड़ेगा, लोन की तरफ जाना पड़ेगा। सेकंड हमने कहा कि हमारे पास अर्निंग जो हमारी है, कहते हैं कि अर्निंग्स आर इधर रिटेन और पेड आउट टू शेयर होल्डर्स। तो दोनों में एक सूरत हाल हो सकती है, या शेयर होल्डर को अच्छे पैसे पे करो, या फिर आप क्या कर लो कि बिजनेस के पैसे दोबारा से अपने पास रिटेन रख लो,
ठीक है। सो उनको जब आपने रिटेन रखा हुआ है तो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करोगे ताकि वो फ्यूचर में बेहतर आपको कंट्रीब्यूशन पे कर सके। अदरवाइज आपके जो है ना क्या हो जाएगा कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपको कहेंगे कि यार आप जो है ना रिटेन अर्निंग मत करो, काइंडली हमें जो है ना डिविडेंड्स पे कर दो, वो ज्यादा बेहतर है कि लास्ट टाइम आपने रिटेन अर्निंग की थी वो जो है ना आपने मिस यूज कर दिया उसका, तो उससे हमें फायदा नहीं हुआ। सो बजाय इसके कि आप उसको मिस यूज करो, हमें ये पैसे डिविडेंड की सूरत में दे दो, हमारा प्रॉफिट कंफर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास उससे रिलेटेड कुछ बातें थी रिटर्न अर्निंग से। तो इसका फायदा क्या हुआ अगर कंपनी जाती है, अगेन वही बात है, ठीक है, कि आपको जो है ना क्या कहते हैं कि आपके पास पैसे मौजूद हैं, ना शेयर होल्डर्स की जरूरत ना लेंडर से पैसे लेने की जरूरत आपको पड़ रही है। सेकंड, हमने कहा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर हो जाती है। क्यों बेहतर हो जाती है? क्योंकि आपके पास जो है ना आपके अपने पैसे ज्यादा पड़े हुए हैं, अपने कारोबार से जो कमा रहे हैं वो ज्यादा पड़े हुए हैं, बजाय इसके कि आप कर्जे लो। ठीक है। फिर हमने कहा कि रिटेन अर्निंग आसानी से आप जो है ना रेस कर सकते हो, आपके पास अपने पैसे ऑलरेडी मौजूद हैं, ना कि आपको कर्जा लेना पड़ रहा है, ना कि आपको जो है ना क्या करना पड़ रहा है, शेयर्स इशू करने पड़ रहे हैं। फिर हमारे पास कहता है कि फिर हमने कहा कि हमारे पास क्या हुआ, देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल और ओनरशिप इन केस ऑफ कंपनी रिलाइज ऑन रिटेन अर्निंग, कि आपके जो है ना मलकियत खत्म हो रही है ना कंट्रोल खत्म हो रहा है, क्योंकि आप अपने ही पैसे अपने कारोबार में यूज कर रहे हो, ना कि आप मजीद कर्जा ले रहे हो या जो है ना शेयर होल्डर्स इंक्रीज कर रहे हो। कहता है कि अगर वो जो है ना डिसाइड कर लेता है कंपनी कि आप जो है ना अपने पास सारे पैसे रिटेन रखो, तो क्या हो जाएगा, इस पैसे को मजीद बेहतर इस्तेमाल करके अपनी कंपनी को जो है ना मजीद बेहतर बना सकते हो और अपनी अर्निंग्स को इम्प्रूव कर सकते हो। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो है ना जो स्टॉक मार्केट व्यूज है हमारे पास, द इक्विटी इशू एज अ डाउटफुल एंड देयरफॉर द अर्निंग डू नॉट कैरी नेगेटिव कनोटेशन। ठीक है, कि आपके पास क्या हुआ कि स्टॉक की मार्केट जो है ना हमारे पास इक्विटी इश्यूज जो हमारे पास होते हैं वो डाउटफुल होते हैं, कभी आपको जो है ना शेयर इशू हो पाते हैं, नहीं हो पाते, कोई परचेज करता है कोई नहीं परचेज करता, तो वो थोड़ा सा आपके पास क्या हो जाता है, डाउटफुल हो जाता है। लेकिन रिटेन अर्निंग तो आपके अपने पैसे हैं, आपके कारोबार के से जो कमाए हुए हैं एनी टाइम आपके पास मौजूद है, तो रेडिली उसको इजीली जो है ना आप यूटिलाइज करके अपने बिजनेस ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, ना कि आप जो है ना शेयर्स के लिए रिक्वेस्ट करो कि ये हमें शेयर्स इशू करने हैं और फिर वो अलाउ करते हैं या नहीं करते और फिर कोई उसको परचेज करता है कि नहीं करता। दैट इज अनदर डिबेट। नुकसान हमारे पास क्या हुआ रिटेन अर्निंग का, कहता है कि द अमाउंट रेज थ्रू द एक्रूअल अर्निंग could be limited and also tended to be highly variable because certain companies follow a stable dividend policy, कि आपके पास अब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जो है ना अपनी मर्जी से जितने पैसे चाहो कि मैं रिटेन अर्निंग में रखूंगा। कुछ कंपनियां जो है ना उन्होंने डिसाइड किया होता है कि हम हर साल इतने अमाउंट जो है ना डिविडेंड पे करेंगे, तो वहां पे फिर उसके पास अब जितना कमा लिया, अब वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है डिविडेंड, आपने सारा का सारा तो उसको फिक्स देना है। ठीक है, तो फिर आपके डिविडेंड की अमाउंट तो फिक्स रहेगी, लेकिन आपके पास जो रिटेन अर्निंग है वो कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी। So second कहता है कि the retained earning in some cases may not necessarily match the cash flow, forcing the company to still borrow। कि अब आपके पास जो है ना लेट से 50 लाख रुपए आपने रिटेन अर्निंग में रखे हुए हैं और आपको 70 लाख के जो है ना एसेट परचेज करना है, तो फिर इस सूरत में क्या करोगे, अगेन आपको जो है ना क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कर्जे की तरफ या शेयर्स इशू करने की तरफ, और वहीं से आप जो है ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर हमने कहा कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस अर्निंग इज रिलेटिवली हाई बिकॉज इट शोज दैट अमाउंट ऑफ अर्निंग्स which have been foregone by the equity shareholders, कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी कि आपने जो है ना ये पैसे शेयर्स होल्डर्स को देने थे, ठीक हो गया, जो आपके पास आया हो गए हैं, आपने मजीद शेयर जब आप डिविडेंड पे करते हो तो शेयर होल्डर्स आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और आपके शेयर ज्यादा से ज्यादा सेल आउट, तो वहां से आपने क्या कर दिया कि उस चीज को तो खत्म कर दिया अपने चांस को, लेकिन उसके बदले में आपने सिर्फ अपने रिटेन अर्निंग पे खुश हो गए। फिर हमने कहा कि some companies do not give much importance to opportunity cost of these earnings and invest these into sub-marginal projects that have negative NPV, which may reduce the shareholders' value। कि हमारे पास जो है ना ज्यादातर लोग इसको जो है ना इतना अपॉर्चुनिटी को कंसिडर नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं ये रिटेन अर्निंग हमारे काम आ रहा है, ठीक है, हम इसको जो है ना कोई रिस्की प्रोजेक्ट्स में लगा लेते हैं ताकि हम इससे ज्यादा कमा लें। तो वो जो हमारे पास रिस्की प्रोजेक्ट्स में लगाता है तो वहां से हमारे पास नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू मींस कि हमारे पास जो जहां से अर्निंग होती है वो नेगेटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर देता है। जब आप नेगेटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इट मींस कि आपके बिजनेस जो है ना वो डूब जाता है, कि जो आपके पैसे होते हैं वो भी आपके मजीद खत्म होना शुरू हो जाते हैं, ना कि आप उसको जो है ना यूजफुल सोर्स में कन्वर्ट करो, बल्कि आप उसको भी ज़ाया कर देते हो। तो शेयर्स को किस तरीके से इशू किया जाता है, अगर हम शेयर्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो शेयर्स के लिए हमने पहली चीज क्या कहा, हमने कहा कि जब आप शेयर्स इशू करना चाहती है कंपनी तो क्या करेगा कि वो जो है ना ऐसे नहीं है कि वो बस उसकी मर्जी बन गई और उसने कहा कि मैं डायरेक्टली जो है ना शेयर इशू करना चाहता हूँ।
इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो क्या करेगा, शेयर्स इशू करेगा। सो पहली बात ये कहता है कि कंपनी कैन रेज इक्विटी कैपिटल एक्सटर्नली बाय इशूइंग न्यू शेयर्स फॉर कैश, बट द अपॉर्चुनिटी टू डू सो इज मच मोर रिस्ट्रिक्टेड फॉर प्राइवेट कंपनीज देन पब्लिक कंपनीज। कि प्राइवेट कंपनीज ऐसे नहीं है कि हर बार बस शेयर इशू करते रहे, फिर तो वो अपनी मलकियत खत्म कर देगा और सारा का सारा काम जो है ना वो डेट के ऊपर डिपेंडेंट करना शुरू कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती। वो जो है ना रिस्ट्रिक्ट होते हैं प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज जो है ना वो इशू कर सकता है, लेकिन प्राइवेट नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे पास कहता है कि मेन डिफरेंस हमारे पास क्या है प्राइवेट और पब्लिक में, कि शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज व्हाइल अ प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर नॉट। सो स्टॉक एक्सचेंज में जहां पे हमारे पास मार्केट है पूरी शेयर्स की, बाइंग और सेलिंग होती है हमारे पास शेयर्स की, तो कहता है कि वहां पे पब्लिक कंपनी तो इजीली ट्रेडिंग कर सकता है, लेकिन हमारे पास प्राइवेट कंपनीज के शेयर जो है ना वहां पे ट्रेड नहीं होते। ठीक है, सो कहता है कि अकॉर्डिंगली द वर्थ ऑफ ओनरशिप इज मेजर्ड बाय शेयर प्राइस फॉर पब्लिक कंपनीज एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक्स फॉर प्राइवेट कंपनीज। के जो है ना जो वहां पे ओनरशिप की जो है ना मेजर की जाती है वो शेयर प्राइस पे की जाती है, कि शेयर की प्राइस कितनी होगी है, कितने महंगे हैं शेयर, तो उसकी वो कंपनी की वैल्यू कंसिडर होती है। जबकि प्राइवेट कंपनीज में उसके वैल्यू ऑफ स्टॉक को देखा जाता है कि उसके पास कितना स्टॉक मौजूद है, शेयर्स का, बॉन्ड्स का, उन तमाम की वैल्यू को देखा जाता है और उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू को डिसाइड किया जाता है। सो कहते हैं कि प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट ऑफर देयर शेयर्स फॉर सेल टू द जनरल इन्वेस्टिंग पब्लिक एंड शेयर्स इन प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक मार्केट। जैसे हमने पहले कहा कि प्राइवेट कंपनीज के शेयर हैं तो हर एक को नहीं दिया जा सकता, बल्कि वो सिर्फ प्राइवेट ऑनर्स को ही मिलेगा जो उसमें इंटरेस्टेड हैं, वो उसको जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं, ना कि हर एक बंदा आम आवाम जो है ना उसको एक्सेस कर सके। तो इसीलिए हमने कहा कि वो शेयर्स को भी जो है ना जब इशू करेगा तो प्राइवेटली करेगा, और ठीक है उसके लिए फिर इन्वेस्टर ढूंढना कि जो उसके हिस्से परचेज करे और ह्यूज अमाउंट उसको पे करे, वो उसके लिए प्रॉब्लम बना देता है। तो इसीलिए हमारे पास जो है ना कहता है कि अगर हमारे एग्जिस्टेड ओनर्स वहां पे बैठे हुए हैं तो उनके पास जो है ना पर्सनल कैपिटल इतना होता नहीं है कि वो इन शेयर्स को परचेज करें। ठीक है, तो वो अगर उनके पास इतने सोर्सेज होते तो बिजनेस में पहले से ही परचेजिंग कर चुका होता या इन्वेस्टमेंट पुट कर चुका होता। ठीक है, सो इसीलिए पब्लिक कंपनीज हमारे पास जो है ना थोड़ा सा ओपन हो जाती है, वहां पे हमारे पास फंड ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें जो है ना आपके शेयर्स आसानी से स्टॉक मार्केट पे ट्रेड हो रहे होते हैं, तो बाइंग एंड सेलिंग चलती रहती है। तो स्टॉक मार्केट पे आप क्या कर सकते हो कि इजीली अपने शेयर्स को इशू कर सकते हो, प्राइमरी शेयर्स भी कर सकते हो और सेकेंडरी भी कर सकते हो। सो प्राइमरी फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप शेयर इशू करते हो तो उसको हम जो है ना प्राइमरी शेयर भी कहते हैं, ठीक है, आईपीओस भी कहते हैं। सो कहते हैं कि तीन जो है ना मेन मेथड्स है हमारे पास शेयर्स को इशू करने के लिए। एक तो हमारे पास क्या है, कहते हैं कि नए शेयर्स कौन इशू करेगा, कि द इशूइंग न्यू शेयर्स फॉर द परचेज बाय जनरल इन्वेस्टिंग पब्लिक, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक हो गया। और आईपीओस के जब आप जो है ना लोगों को जो है ना अलाउ करते हो, उसको जो है ना शेयर्स इशू करते हो और उसको जो है ना कॉल करते हो कि हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लें, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जहां पे सेकंड तरीका कार है, कहता है कि इशूइंग न्यू शेयर्स टू स्मॉल नंबर ऑफ सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स, दिस इज कॉल्ड प्लेसिंग और अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। कि जहाँ पे आप स्पेसिफिक लोगों के लिए शेयर इशू करते हो, उनको कहते हो कि आप लोग ने इसको परचेज करना है, तो वो हमारे पास प्राइवेट प्लेसिंग हो जाता है क्योंकि वो हमारे पास सेलेक्टेड। आईपीओस में क्या था, पब्लिक के लिए था, तमाम के तमाम पब्लिक के लिए ओपन था, जो उसको परचेज करना चाहता है वो उसको परचेज करता है। थर्ड मेथड आपके पास क्या है कि इशूइंग न्यू शेयर्स टू एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन अ राइट्स इशू। कि आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर इशू कर देते हो, आप उनको कहते हो कि जो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, अगर उनके पास 20, 50, 40 शेयर है, तो वो अपने जो है ना नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वी ओपनली इनवाइट देम टू परचेज देम। तो वो फिर क्या करेंगे कि उसको परचेज करेंगे और आपके पास फंड्स जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को इशू करती है, प्राइवेट है तो फिर हमने कहा कि वो जो है शेयर होल्डर उसके लिए ढूंढ देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो आम आवाम को शेयर सेल आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे पब्लिक है तो वो तो पब्लिक के साथ रिलेटेड है, तो वो तीन तरीकों से शेयर इशू कर सकती है, या जो है ना वो नए शेयर इशू करेगी पब्लिक को, या फिर वो जो है ना क्या करेगा, स्मॉल नंबर ऑफ सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को शेयर इशू करेगा, और या फिर एग्जिस्टिंग जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो है ना राइट इशू करेगा कि आप कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लो। हमने कहा कि हमारे पास इसके जो है ना दो टाइप्स होते हैं शेयर्स के, जिनको हम इशू कर सकते हैं। हमने कहा एक कॉमन है और एक प्रेफर्ड है। तो शेयर्स को इशू करने का फायदा क्या हुआ, कि पहला फायदा हमारे पास ये है कि आप कोई कमिटमेंट नहीं करते कि आपको जो है ना लोन की तरह हम आपके पूरे पैसे वापस करेंगे। हमने आपको जो है ना क्या किया, शेयर बेच दिए, अब आपको हम उसके बदले में प्रॉफिट देंगे। कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है, नहीं है प्रॉफिटेबल तो हम आपको कुछ नहीं पे कर सकते। ठीक है, और आपके पैसे हैं तो आप उसको शेयर को वापस बेच दो, वहां से अपने पैसे जनरेट कर लो। अब अगर शेयर महंगा बिक रहा है तो आपका मुनाफा हुआ, सस्ता बिक रहा है तो कंपनी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर हमने क्या कहा कि हमारे पास कंपनी क्या करती है, वो जो है ना जब भी शेयर्स इशू करती है तो उसमें आपके पास क्या हो जाता है, कहते हैं कि
The company can use the funds obtained through share in any manner. However, for debts, there may be condition imposed by creditors to use it for specific purpose. कि आपके पास शेयर्स में तो ये चीज नहीं होती ना कि वो आपको कहे कि नहीं आपको मैं इस चीज के लिए पैसे दे रहा हूँ आप लगाओ, बल्कि वो तो उसका काम तो अपने प्रॉफिट्स डिविडेंड के साथ है। जबकि डेट में क्या होता है कि वहां पे आपको कंडीशन पुट किया जाता है कि अच्छा आपको इस चीज के लिए लोन चाहिए, इसके लिए लोन चाहिए, इसके लिए लोन चाहिए, तो आप उसको वो रीजन जस्टिफाई करते हो, फिर कहीं जाके आपको लोन मिलता है। फिर इसमें हमने कहा कि आपके पास क्या हुआ कि जो कंपनियां जो है ना शेयर्स के जरिए से चलती हैं, जिसमें शेयर होल्डर्स के पैसे ज्यादा होते हैं, कर्जे के बजाय पे इक्विटी ज्यादा होती है, तो वहां पे कंपनीज के ऊपर लोग ट्रस्ट भी ज्यादा करते हैं इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मालिकान ने अपने पैसे इसमें ज्यादा लगाया है। तो जब मालिकान ने अपने पैसे लगाए हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो इस कंपनी को चलाने में भी उतने ही सीरियस होंगे और वो अपनी ग्रोथ और मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज भी बेहतर तरीके से बनाएंगे। फोर्थ कहता है कि इवन फॉर lenders हाई शेयर कैपिटल इज कंसिडर्ड अ बफर टू मिटिगेट डिफॉल्ट रिस्क। कि उनके लिए जो है ना एक बफर, एक जो है ना सेफ कुशन साइड भी पर्सपेक्टिव भी देखा जाता है कि जब जो है ना उसके शेयर्स वगैरह कैपिटल ज्यादा होगा तो वो डिफॉल्ट से बच सकता है। क्योंकि जब आप जो है ना लोगों के कर्ज वगैरह दे सकते हैं तो फिर तो आप डिफॉल्ट या बैंकरप्ट हो जाओगे, लेकिन शेयर्स में तो ये इशू नहीं है आपके। फिर हमने कहा कि शेयर होल्डर कैन नॉट फोर्स अ कंपनी टू इनटू बैंकरप्सी। तो अगेन वही बात कि बैंकरप्सी की तरफ भी आप नहीं जाओगे क्योंकि आपने कोई रिपेमेंट्स करनी ही नहीं है। For issuance of shares to employees, it aligns company goals to achieving profitability with staff goal of being financially rewarded. ठीक है कि आप क्या कर सकते हो कि शेयर्स इशू कर दो अपने जो है ना, जब इन्वेस्टर्स हैं या अपने जो है ना कंपनी की मैनेजमेंट है उनको वो चीज़ सेल आउट कर देते हो कि वो लोग शेयर्स खरीदने, तो इससे क्या हो जाता है, वो लोग जो है ना मोटिवेट हो जाते हैं, या आप उनको बोनस में उनको शेयर्स देते हो तो वो लोग मजीद मोटिवेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं कि कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा अपना इनपुट देने की कोशिश करते हैं। नुकसान इसका क्या हुआ कि आपकी कंपनी मजीद हिस्सों में तकसीम होती जा रही है, शेयर होल्डर बढ़ते जा रहे हैं, हिस्से उसके कम होते जा रहे हैं। जितने हिस्से बढ़ते जाएंगे उतना ही आपकी कंपनी का कंट्रोल लूज होता जाएगा क्योंकि उसके शेयर होल्डर ज्यादा होते जा रहे हैं। तो हर एक जो है ना कंपनी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद जो है ना क्या करोगे कि आपको कंपनी को जो है ना वो लॉस वगैरह भी तो फॉलो करने होते हैं। ठीक है, सो हाई रेगुलेटरी आपके पास जो है ना रिस्क भी है कि आप उन चीज़ों को, रेगुलेशन को फॉलो करोगे। जब आप शेयर इशू करते हो तो किस तरीके से करोगे, उनको प्रॉपर प्रोसेस से करोगे। फिर इसी तरीके से अगर आप जो है ना ठीक से नहीं करते तो आपके अगेंस्ट केस भी कर सकता है कोई बंदा, शेयर होल्डर भी जा सकता है। शेयरिंग सेल करना जो है ना आपके पास एक लेंथी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बिकता है, नहीं बिकता, किस प्राइस पे बिकता है, किस प्राइस पे नहीं बिकता, कौन क्यों आपके शेयर खरीदेगा, बहुत सी सिचुएशंस हमारे पास उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, और पब्लिक को जो है ना फिर इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, उनको बताना पड़ेगा कि इस कंपनी के जो है ना शेयर्स क्यों परचेज करो। जैसे अभी ये था तो वहां पे उसकी जो है ना प्राइसेस डाउन हो गई थी, कंपनी जो है ना डाउन हो चुकी थी, तो उसके शेयर के प्राइसेस बहुत कम हो चुके थे। अब वो लोगों को कैसे इनकरेज करे कि यार आ जाओ शेयर्स खरीदो, कंपनी को पैसों की जरूरत है और वो उस पर ट्रस्ट करके शेयर्स परचेज कर ले। तो वो उसके लिए जो है ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स है दैट इज प्रेफर्ड स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक मैंने आपको कहा कि नेम से शो है कि जिसमें जो है ना शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलती है कि उनको क्या मिलेगा, कि उनको जो है ना राइट मिला हुआ है कि आपको क्या होगा कि जब भी कंपनी डिफॉल्ट होगी तो फिर कंपनी के डिफॉल्ट होने के बाद कर्जदारों के बाद उनको भी पैसे पे किए जाएंगे, और इनको हम जो है ना क्या करेंगे, फिक्स अमाउंट भी पे करेंगे। लेकिन मसला क्या है कि इनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। ठीक है, और कि वो जो है ना कभी भी आ जाए और वो जो है ना डायरेक्टर्स और मैनेजर्स को चूज करेंगे कंपनीज के, इसका काम बस प्रॉफिट अर्न करने के साथ होगा, इसको अपना प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरा, ये अपने शेयर्स को जो है ना कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको ये ऑप्शन भी दिया जाता है कि आप किसी भी टाइम अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हो, कि आप जो है ना प्रेफरेंस से हटके कॉमन की तरफ आ जाओ और वोटिंग राइट गेन करके कंपनी की जो है ना मैनेजमेंट और उसको चूज करने की तरफ आ सकते हो। तो इसी के बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो क्या है कि इसको फिक्स रेट एनुअल डिविडेंड मिलता है। ठीक है, फिर उसको जो डिविडेंड मिलता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्सेस कटे हो चुके होते हैं क्योंकि नेट इनकम से ही वो आता है। ठीक है, फिर प्रेफरेंस स्टॉक वालों को हमने क्या कहा कि उसको जो है ना डिविडेंड प्रॉफिट से मिलता है। ठीक है, सो जो प्रॉफिट बनेगा उसमें से उसको हिस्सा मिलेगा। ऑर्डनरी वालों के लिए तो बचता है तो बचेगा, तो फिर मिलेगा, अगर नहीं बचा तो कुछ भी नहीं मिलता उनको। ठीक है, और कंपनी अगर डिफॉल्ट हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तो हमने कहा कि उसको उसके पैसे मिलते हैं, रिपेमेंट उसको की जाएगी जब कंपनी के तमाम एसेट्स को बेच दिया जाएगा। फिर हमारे पास कहा कि प्रेफरेंस शेयर्स आर फेयरली अनकॉमन विद फ्यू एक्सेप्शंस। वो हमारे पास जो है ना इतने कॉमन नहीं है, उसके लिए भी कुछ सर्टेन सिचुएशंस होती हैं जो आप इशू करते हो। सो कंपनी के लिए इस वजह से क्या हो जाता है, प्रेफरेंस स्टॉक बड़ा एक्सपेंसिव सोर्स बन जाता है। ठीक हो गया, क्योंकि एक तो उसको डिविडेंड पे करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक अमाउंट, और फिर उसके बाद जो है ना जब डिफॉल्ट होगी तो फिर उसी तरह कर्जे की तरह सिचुएशन बन गई है कि इनको पहले पहले हक दोगे,
नहीं दोगे तो फिर तो आपके लिए मसला बन जाएगा। तो कॉमन वाले जो है ना वो उसके लिए ज़्यादा सूटेबल हो जाता है कि उनको जो है ना कुछ देना पड़ता है, ना जो है ना एक्स्ट्रा वो डिमांड कर सकते हैं ना क्लेम कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे इसके फायदे क्या हुए? एक तो फिक्स डिविडेंड मिलता है, ठीक है, आपको पहले से पता होगा कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं, प्रॉफिट तो मुझे हर हाल में मिलेगा, ठीक है। फिर कहता है कि डिविडेंड्स डू नॉट हैव टू बी पेड अनलेस द कंपनी कैन अफोर्ड टू पे देम, ठीक है। और डिविडेंड तब तक नहीं दिया जा सकता जब कंपनी उसको अफोर्ड ना कर सके, ठीक है। सो कहता है कि एंड फेलियर टू पे प्रेफरेंस डिविडेंड अनलाइक फेलियर टू पे इंटरेस्ट ऑन टाइम, और जो है ना कॉमन तो हमने कहा कि उसको जो है ना पैसे नहीं है तो मत दो, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसको तो आपने हर हाल में पे करना है इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो प्रेफरेंस पे बैठे हुए हैं। फिर हमने कहा कि इसको इशू करना आपके लिए जो है ना आसान है, जहाँ पे कंपनी जो है ना आईपीओ की तरफ जाती है, फिर ऑथराइज कैपिटल शेयर्स की तरफ जाती है। फिर हमने कहा कि वो जो है ना क्या कर सकते हैं कि द अमाउंट दैट इज रेज्ड बाय सेलिंग प्रेफरेंस शेयर डज नॉट हैव टू बी रीपेड बैक बाय द कंपनी। ठीक है, वही बात कि सेलिंग आप जब प्रेफरेंस शेयर्स को सेल कर देते हो तो उसकी कोई अमाउंट आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फंड आपके पास मौजूद है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, जस्ट डिविडेंड के लिए आप उसके लिए बाउंड हो। फिर हमने कहा कि उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है। सो कंपनी के ऑपरेशंस और इसके साथ उसका कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट उसको अपने डिविडेंड के साथ कंसर्न है, तो वो उसको पे किया जाएगा। फिर हमने कहा कि इन्वेस्टर्स जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर के हैं, क्या किया कि उनको प्रायोरिटी मिल रही है कॉमन शेयर्स के ऊपर। वो अभी हमने देखा कि किस तरीके से मिल रही है, कि उसको जो है ना डिफॉल्ट होने की सूरत में उसको पैसे दिए जाएंगे और उनके डिविडेंड्स हर हाल में उनको पे किया जाएगा। फिर हमारे पास जो है ना प्रेफरेंस शेयर, हमें कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए भी, ठीक है। उसको आप सेट कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो उसी अमाउंट से आपने पे करना होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए है तो फिर उसी सिचुएशन से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। सो हमारे पास जो है ना इसकी रिडेम्पशन और कॉलेबल का फीचर भी इसमें मौजूद होता है कि आप किसी भी टाइम पे शेयर्स को कॉल बैक कर सकते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमने कहा कि नीड टू बी पेड ऑन हाई प्रायोरिटी बेसिस, उसमें आपको प्रायोरिटी मिलेगी, जो है लिक्विडेट हो जाती है कंपनी। तो हमने क्या कहा कि जो है ना उसके बाद जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं या हमारे जो कर्ज डेटर्स होते हैं, उनके बाद हम जो है ना सबसे पहले पेमेंट इनको करेंगे। नुकसान क्या है जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करते हो, ठीक है। सो इसमें जो है ना डिविडेंड्स के ऊपर टैक्सेस नहीं लगते, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है ना फिक्स डिविडेंड आपको पे करना पड़ता है, बॉन्ड्स की कर्जे की तरह, ठीक है। फिर आपके लिए जो है ना कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि आप जो है ना क्या करें, डिविडेंड उसको पे करो, जैसे इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं उस तरीके से डिविडेंड भी हर हाल में उसको पे करोगे, ठीक है। प्रेफरेंस स्टॉक वालों को जो है ना इसके ऊपर क्लेम है, उसके ऊपर सेकंड क्लेम जो है ना डिफॉल्ट की सूरत में होता है। तो फिर आपके लिए ये एक्सटेंशन बनी रहेगी कि जब हम जो है ना बॉन्ड होल्डर्स को पैसे, जब कर्जदारों को पैसे दे देंगे तो उसके बाद इनको भी हमने पे करना होगा। सो कहता है कि आपके पास जो है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर 2 साल 3 साल तक आपने उनको डिविडेंड नहीं दिया तो फिर जब चौथे साल आप प्रॉफिट कमाओगे तो पहले पहले उनको जो है ना वही चार पिछले 3 4 सालों का डिविडेंड भी इकट्ठे पे करोगे। फिर हमने कहा कि only public limited companies can sell shares to the general public on stock exchange. Therefore, this option is only available to medium and large organizations that are formally listed on stock exchange. So हमने कहा कि पब्लिक कंपनीज हमारे पास क्या है कि वो जनरल पब्लिक को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर बेचेगी। तो बड़ी कंपनियां या मीडियम साइज की जो कंपनियां हमारे पास होंगी वो स्टॉक एक्सचेंज पे इसको बेच सकती है, ना कि छोटी कंपनियां जो है ना इसको सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इस्तेमाल करके फंड को रेज कर सके, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं होती। लास्ट में हमारे पास आ जाता है डेट वर्सेस इक्विटी। तो हमने देखा कि हमारे पास दोनों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। कि हमारे पास जो है ना डेट कर्जा है जिसके ऊपर हम क्या करें, रेंट जो है ना इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह हमें करनी पड़ती है। इक्विटी में हमने देखा कि हमारे पास जो है ना वो थोड़ा सा लेस कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, शेयर्स इशू करके हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं। तो पैकिंग ऑर्डर थ्योरी ने जो है ना क्या कहा हुआ है, कहते हैं कि कंपनी देखेगी कि किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, किसको नहीं प्रेफर करना चाहिए। अगर वो रिटेन अर्निंग के लिए जाती है तो अच्छा कंपनी शो होगी कि यार इस कंपनी इतना ज्यादा कमा रही है कि वो अपने कर्जे सारे के सारे भी पे कर रही है, और उसके साथ साथ जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी पड़ती है तो वो अपने इंटरनल सोर्सेज ऑफ फंड से ही कर रहा है, ना कि उसको जो है ना बाहर से कर्जा लेना पड़ रहा है। अगर वो डेट की तरफ जा रही है तो क्या हुआ कि वो किस चीज के बारे में बता रहा है कि सेकंड थ्रू डेट विच सिग्नल टू मार्केट दैट मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द कंपनी कैन मीट इट्स ऑब्लिगेशन। और अगर वो कर्जे की तरफ जा रही है तो फिर वो इस चीज को बता रही है कि यार ये कंपनी में इतनी स्ट्रेंथ है कि ये जो कर्जा ले रही है इसको रिपे कर सकती है। अगर वो रिपे नहीं कर सकता तो फिर वो कर्जे की तरफ ही नहीं जाता। थर्ड हमने क्या कहा कि फाइनली एज द लास्ट रिसोर्ट through the issuing of new equity, which is normally a negative signal that company is overvalued and it seeks money prior to its share price falling। ठीक है, कि फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच जाता है कि हम इक्विटी शेयर्स को इशू करें
ठीक है, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल मार्केट में दे रहा है किस चीज का, कि यार जो है ना कंपनी ओवर वैल्यू हो चुकी है, कि वो जो है ना मजीद शेयर इशू कर रही है, उसको पैसों की जरूरत पड़ रही है, और वो अपने शेयर के प्राइसेस को डाउन करके जो है ना पैसे सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग जनरेट करने की कोशिश कर रही है। तो फिर इसलिए हमने कहा कि हमारे पास जो है ना फाइनेंसिंग डिसीजन इसी पे बेस किया जाएगा कि हमारे पास ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको कहा क्या कि डेट टू इक्विटी स्ट्रक्चर, कि कितना कर्जा होना चाहिए, कितने हमने अपनी जेब से पैसे लगाने हैं, ये चीज हमें अपने माइंड में रखनी होगी। ठीक है, ताकि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स है वो मैक्सिमाइज हो सके, ये ना हो कि हम उसको जो है रिड्यूस करना शुरू कर दें। तो हमारा मेन प्रायोरिटी तो वही होता है कि हमने शेयर होल्डर्स की इक्विटी के ऊपर फोकस करना है। अगर उसके जो है ना प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहे या वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही ऑर्गेनाइजेशन की, तो फिर हमारे लिए वो चीज फाइनेंशियली जो है ना वो बेहतर नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है आपको, बोइंग कंपनी हमारे पास एयरप्लेन्स की। तो कहता है कि वो 2 बिलियन जो है ना उसको चाहिए नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, कि ताकि वो नई फैक्ट्री सेटअप बना सके। तो अब टॉप मैनेजमेंट के पास जो है ना क्या होगा कि डेट भी सोर्सेज हैं उसके पास और इक्विटी भी है। वो क्या करेगा, दोनों को देखेगा कि मुझे कौन से सोर्स की तरफ जाना चाहिए। अगर वो डेट की तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा कि आपके पास जो है ना इंटरेस्ट एक्सपेंसेस उसको पे करने पड़ेंगे, ठीक हो गया, जैसे टैक्सेस वगैरह कटेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो क्या करता है कि कर्जे की तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसको जो है ना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंपनी जो है ना वो नया एयरपोर्ट वगैरह जिसके लिए वो बना रहा है सारा का सारा सिस्टम, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता तो फिर क्या होगा कि उसको जो है ना पेमेंट्स भी करनी पड़ेंगी और कंपनी को लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर वो क्या करता है कि इक्विटी की तरफ जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा कि उसको जो है ना अपने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, और वहां पे क्या हो जाएंगे कि कंपनी के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे, वो जो है ना उसके ऊपर डिविडेंड्स भी पे करेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा कि अगर उसने प्रेफरेंस इशू किए हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है कि हर हाल में डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर उसने कॉमन किए हैं तो फिर तो वो जो है ना बाउंड नहीं है, जिस तरीके से डेट में होगा कि उसको रिपेमेंट्स करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी पड़ेगी, हर एक टाइम के बाद उसको जो है ना एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के बाद उसके पैसे पे करने पड़ेंगे। सो वो जो है ना यहाँ पे फिर क्या करेगा, वो डिसीजन मेकिंग करेगा कि मैं कौन से शेयर्स इशू करूं, अगर शेयर्स की तरफ जाना है मैंने, और अगर मैं जो है ना क्या करता हूँ कि डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाता हूँ, तो फिर डेट फाइनेंसिंग में वो चीज़ जो है ना डिसीजन मेकिंग करेगा कि कर्जा ज़्यादा सूटेबल है, तो फिर कर्जे में मैंने किस तरीके से पेमेंट्स करनी है और क्या मैं उनको पेमेंट्स कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया हुआ है कि आपको जो है ना यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस बताए हुए हैं, कि अगर वो कंपनी जो है ना डेट की तरफ जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और अगर वो जो है ना इक्विटी की तरफ जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उन दोनों चीज़ों के बारे में हम देखें तो पहली बात क्या कहता है कि अगर हम देखें तो हैव अ से इन मैनेजमेंट, कि जो है ना मैनेजमेंट में उनका कोई कंसर्न अमल दखल है कि नहीं है। ठीक है, तो डेट फाइनेंसिंग को अगर आप देखो तो कर्जदारों के साथ तो जो है ना हमारा कोई काम नहीं है, तो हमारी कंपनी के साथ। ठीक है, लेकिन उनका राइट कहाँ पे है कि अगर कंपनी जो है ना क्या हो जाती है कि वो डिफॉल्ट हो जाती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको जो है ना उनको, आपकी कंपनी जो है ना वो एसेट्स बेचे जाएंगे और उनको हर हाल में उनकी पेमेंट कर दी जाएगी। तो उसके लिए आपको एक खास अमाउंट मेंटेन रखनी पड़ेगी बिजनेस में। अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा कि आपकी क्रेडिट रेटिंग और ये चीजें इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, फिर आप मजीद लोन नहीं ले सकोगे। जबकि इक्विटी शेयर्स में हमने क्या कहा कि हमारे पास, या इक्विटी फाइनेंसिंग में हमने क्या कहा कि कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स, कि अगर प्रेफरेंस नहीं है तो कॉमन अगर आप इशू करते हो तो उनके पास क्या होगा, वोटिंग राइट्स होंगे, वो मैनेजमेंट में शामिल होगी क्योंकि वो मालिकान है उस कंपनी के। तो उनका राइट है मैनेजमेंट के अंदर बैठ के अपने डायरेक्टर्स और मैनेजर्स को चूज करना। सेकेंड हमने कहा कि हैव अ राइट टू इनकम एंड एसेट्स। तो डेट होल्डर्स का काम क्या है, उसका अपने कर्जे के साथ काम है कि उसको अपने पैसे मिल जाए और उसको इंटरेस्ट पेमेंट्स मिल जाए। जहां तक बात आ जाती है इक्विटी वालों की, तो उनका क्लेम क्या है कि उनको डिविडेंड मिले, उनको इनकम की सूरत में, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होना चाहिए कि उनके ऊपर जो है ना कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी के ऊपर नहीं है, जो वो इसको हर हाल में पे करेगा। लेकिन क्या है कि वो डिविडेंड भी उसको पे करेगा, और बाकी हमने कहा कि उसके जो है ना जो जितने अमाउंट उसने स्पेंड किए हुए उसी का वो हिस्सेदार है, उसी का वो मालिक है। तो इसलिए कहता है कि डिविडेंड्स आर पेड ओनली आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट एंड एनी स्केड्यूल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, कि हमने वहां पे कहा क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सो इंटरेस्ट पे करने के बाद जो बचेगा फिर जो है ना वो जाएगा नेट इनकम में, और नेट इनकम से फिर डिविडेंड की सूरत में कन्वर्ट होगा। मेच्योरिटी डेट, जो मैंने आपको कहा था कि जिस टाइम जो है ना वो मेच्योर हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन उसका कंप्लीट हो जाता है, जब आप उसकी रिपेमेंट दोबारा से करो। तो डेट तो आपके पास एक खास 5 साल 10 साल के लिए आपने कर्जा लिया हुआ है, जैसे ही टाइम कंप्लीट हो जाएगा आप हर हाल में उसको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट कर दोगे।
कॉमन में या जो है ना आपके पास इक्विटी में ये चीज नहीं होती, आप बाउंड नहीं होते, आप किसी भी वक्त भी जो है ना रिपेमेंट कर सकते हो। ठीक है, शेयर जो है ना वो कभी भी आपके पास जो है ना वो बेच सकता है, खरीद सकता है, वो आपके पास सिस्टम चलता रहता है। टैक्स हमारे पास किस तरीके से होगा इसमें? तो टैक्स की ट्रीटमेंट इंटरेस्ट से हम जो है ना क्या करते हैं, टैक्स हटाते हैं। क्यों? क्योंकि वो टैक्सेस से पहले की इनकम है हमारे पास। ठीक है, इंटरेस्ट जो है ना हम जो पे कर रहे थे तो उस वक्त हमने टैक्सेस से माइनस नहीं की होती। लेकिन डिविडेंड्स हमारे पास जो है ना ऑलरेडी उसके ऊपर हमने टैक्स पे कर दिया होता है। सो वो इनकम जब टैक्स पे हो जाता है तो नेट इनकम बचता है। जब नेट इनकम बचता है तो फिर वो दो हिस्सों में टैक्सिंग होता है, तो अब डबल डबल टैक्सेस तो उसके ऊपर चार्ज नहीं हो सकते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो हमारे पास वन टाइम आ जाता है। सो लास्ट में इन्होंने जो है ना आपको ये चार्ट दिया हुआ है कि अगर हम टाइम पीरियड के दौरान से हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे पास जो है ना ये मौजूद है। इक्विटी शेयर हो गया, रिटेन अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, और हमारे लोन्स हो गए लॉन्ग जो है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। मीडियम के लिए अगर आप जाते हो तो फिर आपके पास बैंक लोन हो सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास जो है ना ट्रेड क्रेडिट, हमने कहा फैक्टरिंग, बैंक्स या कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। ओनरशिप के बेसिस पे देखो तो ओनर्स का फंड आपके पास जो है ना इक्विटी शेयर्स है, रिटेन अर्निंग है। बॉरोड में देखो तो आपके पास डिवेंचर्स, लोन आपके इंस्टीट्यूशन से कर्जा हो गया, लोगों के डिपॉजिट्स हो गए आपके पास, और लीज फाइनेंसिंग हो गए। अगर आप इसको देखो कि सोर्स ऑफ जनरेशन, तो इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज पे हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। इंटरनल में आपकी इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग आ जाता है। एक्सटर्नल सोर्सेज में आपके पास क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वही आपके पास पब्लिक डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, और ये सारे के सारे जो आप बाहर इशू करते हो तो उसी के बेसिस पे आप फंड्स को जनरेट कर सकते हो। सो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था, और हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने डिटेल से देखा कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मौजूद हैं, बिजनेस किस तरीके से अपने जो है ना एसेट्स को परचेज कर सकती है। तो आइदर इट हैज टू गो फॉर द डेट और आइदर इट हैज टू गो फॉर द इक्विटी। सो अगर वो इक्विटी की तरफ जाती है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स को उसको देखना पड़ेगा। अगर वो जो है ना डेट की तरफ जा रही है तो फिर उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। अगर वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग नहीं करता, मैच नहीं बनाता, तो क्या होगा कि वो जो है ना अपना इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी लूज कर सकता है। हो सकता है कि वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाए, और अगर इस किस्म की सिचुएशन से वो दो चार हो जाता है तो इसका प्रॉब्लम क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो बुरी तरह सफर हो जाएगी, और वो जो है ना जब डिफॉल्ट हो जाएगी तो कंपनी के एसेट्स सेल आउट कर दिए जाएंगे, और फिर वहां पे कर्जदारों को उनके पैसे दे दिए जाएंगे, और फिर कहीं जाके अगर कुछ बचा तो कॉमन वालों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अदरवाइज उनके पैसे के सारे डूब जाते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।